पत्रकारिता के विविध आयाम में समाचार क्या है, समाचार के तत्व, संपादन के तत्व, पत्रकारिता क्या आदि आपको मैंने व्यवस्थित रूप से समझाया। समाचार के तत्वों को भी व्यवस्थित समझाया और पत्रकारिता के अन्य आयाम क्या हैं, हम लोग इस पर आज चर्चा करते हैं। समाचार पत्र पढ़ते समय पाठक हर समाचार से एक ही तरह की जानकारी की अपेक्षा नहीं रखता। कुछ घटनाओं के मामले में वह उसका विवरण विस्तार से पढ़ना चाहता है, तो कुछ अन्य के संदर्भ में उसकी इच्छा यह जानने की होती है कि घटना के पीछे क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उस घटना का उसके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे उसका जीवन तथा समाज किस तरह प्रभावित होगा। समय, विषय और घटना के अनुसार पत्रकारिता में लेखन के तरीके बदलते जाते हैं। यही बदलाव पत्रकारिता में कई नए आयाम जोड़ता है। समाचार के अलावा विचार, टिप्पणी, संपादकीय, फोटो और कार्टून पत्रकारिता के अहम हिस्से हैं। समाचार में इनका विशेष स्थान और महत्व है। इनके बिना कोई समाचार पत्र स्वयं को संपूर्ण नहीं कह सकता। तो पत्रकारिता के जो अन्य आयाम हैं, ये पाठकों की, श्रोताओं की रुचि के अनुसार कि वह क्या जानना चाहता है, सुनने वाला या समाचार पत्र पढ़ने वाला या न्यूज़ चैनल पर समाचार सुनने वाला हर श्रोता या पाठक अपनी हर जानकारी टीवी के माध्यम से या समाचार के माध्यम से जानना चाहता है। तो इसके लिए कुछ नए आयामों को जोड़ा गया। जैसे संपादकीय क्या है। संपादकीय पृष्ठ को समाचार का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। चाहे पत्रिका हो, चाहे समाचार पत्र हो, सब में संपादकीय की अहम भूमिका होती है। और संपादकीय लिखा कैसे जाता है, इस विषय पर चर्चा करते हैं कि संपादकीय पृष्ठ को समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। इस पृष्ठ पर अखबार विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय रखता है। इसे संपादकीय कहा जाता है। समझ में आया ना। इस पृष्ठ पर अखबार विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय रखता है, अपने विचार देता है। कोई भी एक घटना है या वो विभिन्न उस दिन छपने वाले अखबार में छपने वाली विभिन्न घटनाओं को, उनके विषय में अपनी कुछ टिप्पणियां देते हुए पूरे समाचार पत्र के किसी विशेष बिंदु पर अपने जो विचार रखता है, वो क्या कहलाती है, संपादकीय कहलाती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार लेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आमतौर पर संपादक के नाम पत्र भी इसी पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं। संपादकीय वाले वह घटनाओं पर आम लोगों की टिप्पणी होती है। समाचार पत्र उसे महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इस तरह से पहले संपादकीय की भूमिका होती है कि संपादकीय बहुत अच्छी लिखी होनी चाहिए। संपादकीय पढ़कर ही जो मनीषी विद्वान पाठक होते हैं, वे समझ लेते हैं कि समाचार पत्र कैसा या इसका स्तर क्या है। किसी पत्रिका या समाचार पत्र का जो संपादकीय है, उसको पढ़कर ही उस पत्रिका के विषय में लोगों की विचारधारा बनती है। इसके बाद आता है फोटो पत्रकारिता। आज जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, तो छपाई के माध्यम में भी कुछ नए नए विकास हो रहे हैं। फोटो पत्रकारिता ने छपाई की टेक्नोलॉजी विकसित होने के साथ ही समाचार पत्रों में अहम स्थान बना लिया है। कहा जाता है कि जो बात 1000 शब्दों में लिखकर नहीं कही जा सकती, वह एक तस्वीर कह देती है। किसी विद्यालय का समाचार निकला
और कार्यक्रम का समाचार दिया तो फ़ोटो भी आ गई, तो उस समाचार की सत्यता सिद्ध हो जाती है। कोई घटना घटित हुई, समाचार पत्र में उसका फ़ोटो लेकर उसका समाचार लिखा गया तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो फ़ोटो पत्रकारिता की आज बहुत बड़ी महत्ता होती जा रही है। समाचार जो फ़ोटोग्राफ़र होते हैं किसी भी समाचार के या न्यूज़ चैनल के, वे अपनी जान पर खेल कर भी वहाँ से फ़ोटो लेने का प्रयास करते हैं, लाइव लेने का प्रयास करते हैं या उसका रिकॉर्डिंग करने का प्रयास करते हैं। वास्तव में फ़ोटो संवाददाता जो होते हैं वो उनका सबसे महत्वपूर्ण आजकल अहम भूमिका है किसी भी समाचार पत्र के या टीवी चैनल के समाचारों को सत्य सिद्ध करना या उसको सटीक सिद्ध करना या उसकी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए इन फ़ोटो पत्रकारिता की अहम भूमिका है। तो वह एक तस्वीर कह देती है। फ़ोटो टिप्पणियों का असर व्यापक और सीधा होता है। टेलीविज़न की बढ़ती लोकप्रियता के बाद समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में तस्वीरों के प्रकाशन पर जोर और बढ़ा है, क्योंकि टीवी लाइव दिखा रहा है। तो समाचार पत्र वाले भी अपनी घटनाओं को या समाचारों के फ़ोटो को, चित्रों को लेकर जब छापता है तो उससे प्रभाव और बढ़ जाता है। चाहे किसी मुख्यमंत्री आए हों, मंत्री आए, किसी का उद्घाटन किया, उसका तुरंत फ़ोटो ले लिया, किसी घटना का फ़ोटो लिया गया, किसी साक्षात्कार का फ़ोटो ले लिया गया, छापा नहीं, उसमें लाइव नहीं है लेकिन फ़ोटो है, उस फ़ोटो से प्रभाव पड़ता है। तो ये फ़ोटो पत्रकारिता भी अपने आप में एक अहम भूमिका का निर्वहन करती है। फिर अगला आता है कार्टून कोना। जैसे ये कार्टून दिया गया है, इस कार्टून के माध्यम से समझाया गया है सच में बच्चों पर इस तरह बोझ डालना बहुत ही क्रूरता है। मुझे अपने बेटे की मदद के लिए इस लड़के को नौकरी पर रखना पड़ा। जैसे एक ये दिया गया है, रेल बजट, दूध बेचने वालों का आधा किराया लगेगा। तो सब लोग अपने साथ दूध की वो बेचने वालों का पात्र लेकर स्टेशन जाने लगे कि दूधियों का जो है आधा किराया लगेगा। इस पर व्यंग्य कस दिया गया। तो ये कार्टून के माध्यम से अच्छी तरह से व्यंग्य किया जाता है विभिन्न मुद्दों पर, जो बिना किसी तथ्य के, बिना किसी प्रमाणिकता के किसी बात को कह दिया जाता है, उसका आगे पीछे सोचे बिना कोई बात कह दी जाती है और उसका लोग क्या गलत भाव निकाल रहे हैं वो ये कार्टून बता रहा है आपको। कि रेलवे स्टेशन की ओर दौड़े चले जा रहे हैं सब लोग, अपने अपने हाथ में दूध की केन टांग ली है। क्यों? दूधिया, भाई हम भी दूधिया हैं तो हमारा किराया कम लगेगा। ये दिखाने के लिए, मतलब किसी भी व्यवस्था का मखौल लोग कैसे उड़ा सकते हैं, इस कार्टून के माध्यम से दिखा दिया है। और देखो कार्टून और दिखाते हैं आपको। कार्टून इसमें नहीं आ पाया, चलिए ये कार्टून से ही समझ लीजिए आप। तो ये कार्टून दिखा दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कार्टून कोना का अपना एक बड़ा महत्व है। कार्टून कोना के माध्यम से वह कार्टूनिस्ट कभी कभी बहुत बड़ी बात को और छोटे में कह के एक व्यंग्यात्मक भाव से कह देता है। ये भी एक बहुत बड़ी कला है कि कार्टून के माध्यम से अपनी बात को कहना। लगभग हर समाचार पत्र में कार्टून कोना होता है और उनके माध्यम से कई सटीक टिप्पणियां पाठक को छूती हैं। एक तरह से कार्टून पहले पन्ने पर प्रकाशित होने वाले हस्ताक्षरित संपादकीय हैं। इनकी चुटीली टिप्पणियां कई बार कड़े और धारदार संपादकीय से भी अधिक प्रभावी होती हैं। संपादक जो टिप्पणियां करता है उससे अधिक कहीं ये कार्टूनिस्ट की जो है का प्रभाव पड़ता है। जो कार्टून के माध्यम से किसी बात को रखता है तो लोगों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दृश्य का प्रभाव पड़ता है। दृश्य के साथ शब्द दिए गए हैं तो और भी अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। अब अगला आता है रेखांकन और कार्टोग्राफ। समाचारों को न केवल रोचक बनाते हैं बल्कि उन पर टिप्पणी भी करते हैं। क्रिकेट के स्कोर से लेकर सेंसेक्स के आंकड़ों तक ग्राफ से पूरी बात एक नज़र में सामने आ जाती है। कार्टोग्राफी का उपयोग समाचार पत्रों के अलावा टेलीविज़न में भी होता है। ये देखिए कार्टोग्राफी के चित्र मैंने दिए आपको। ये देखिए मैन्युफैक्चरिंग का
PNI, ये देखो चित्र दे दिया कि जुलाई में, मई में क्या स्थिति थी, जून में क्या स्थिति थी, जुलाई में क्या स्थिति थी। तो इस तरह से ये एक कार्टोग्राफ दे दिया गया है। ये देखिए GDP वृद्धि 2012-13 में, 2013-14, इस तरह से ग्राफ बना के आपको स्पष्ट समझा दिया गया। तो इस पद्धति के द्वारा भी समाचार पत्रों में अपनी बात को रखने का बहुत अच्छा माध्यम है। तो ये हो गया आपका रेखांकन और कार्टोग्राफ। तो रेखांकन और कार्टोग्राफ समाचारों को न केवल रोचक बनाते हैं बल्कि उन पर टिप्पणी भी करते हैं। उन पर बताते हैं कि ये स्थिति ऐसी थी कि 2013 में इसका मूल्यांकन ये था, 2012 में ये हो गया या घट गया या बढ़ गया, जो भी होगा वो एक ग्राफ खींचते हुए बना देते हैं। क्रिकेट के स्कोर से लेकर सेंसेक्स के आंकड़ों तक का ग्राफ पूरी बात एक नज़र में सामने आ जाती है। कार्टोग्राफी का उपयोग समाचार पत्रों के अलावा टेलीविज़न में भी होता है। टेलीविज़न में भी मैच दिखाते हैं तो उस ओवर में रनों की क्या स्थिति थी ये दिखाते जाते हैं, या ओवर वाइज दिखा देते हैं कि इस ओवर में इतने रन बने, इस ओवर में इतने रन बने, या और नीचे डाउन हो गया, ऊपर डाउन हो गया। तो ये सारा ग्राफ पूरा आपको इस कार्टोग्राफ पद्धति के आधार पर दिखा देते हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। तो इस तरह से ये जो आयाम दिए गए हैं, पहला संपादकीय, फिर फोटो पत्रकारिता, फिर कार्टून कोना, फिर रेखांकन और कार्टोग्राफ, इनके माध्यम से समाचार पत्र को एक लोकप्रिय समाचार पत्र बनाया जाता है और व्यवस्थित समाचार पत्र बनाया जाता है। अब पत्रकारिता के कुछ भी प्रकार भी बताए गए, अनेक प्रकारों में से उसको थोड़ा सा संक्षिप्त कर दिया गया कि कुछ प्रकार दे दिए गए, निश्चित दे दिया गया। तो जैसे पहली खोजपरक पत्रकारिता। खोजपरक पत्रकारिता से आशय ऐसी पत्रकारिता से है जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जा रहा हो। खोजपरक मतलब कोई संस्था आदि कुछ तथ्यों को यदि छुपाना चाहती है तो उन तथ्यों को खोजकर, जैसे भी सुशांत राजपूत वाला मामला चल रहा है, ये पत्रकार हर जगह जाकर पहुंच जाते हैं और वहां से कोई नई चीज़ ढूंढ लाते हैं कि आज क्या निर्णय हुआ, आज क्या बात हुई, आज क्या नया चीज़ मिल गई, तो वो जाकर खोज कर लाते हैं जिससे कि कोई चीज़ छिपाई ना जा सके। ऐसे ही किसी संस्था की किसी घटना को लेकर है, किसी बात को लेकर है, उसको ये खोजने में पूरा प्रयत्न करते हैं कि उसकी कोई भी बात छिपी न रह जाए। खोजपरक पत्रकारिता से आशय ऐसी पत्रकारिता से है जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों को और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जा रहा हो। कोई घटना घटित हो गई और उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनको छुपाने का प्रयास कर रहा हो वहाँ के लोग, तो पत्रकार एक एक व्यक्ति से पूछ कर कोई ना कोई सत्य तो बता ही देगा, तो वो खोज कर लाने का प्रयास करते हैं। आमतौर पर खोजी पत्रकारिता सार्वजनिक महत्व के मामलों में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को सामने लाने की कोशिश करती है। खोजी पत्रकारिता का उपयोग उन्हीं स्थितियों में किया जाता है जब वह लगने लगे कि सच्चाई को सामने लाने के लिए और कोई उपाय नहीं है। तो इस तरह से ये खोजी पत्रकारिता का काम हो जाता है। ये खोजपरक पत्रकारिता या खोजी पत्रकारिता इसको कहते हैं। जैसे खोजपरक पत्रकारिता के बाद रह गया खोजी पत्रकारिता का एक ही नया रूप टेलीविज़न में स्ट्रिंग ऑपरेशन के रूप में सामने आया है। यह खोजी पत्रकारिता का एक ही रूप जो स्ट्रिंग ऑपरेशन जो हुआ था उसके रूप में आता है, अभी तक आया है। जो खोजी पत्रकारिता के उनको सटीक
उदाहरण जो है नया रूप टेलीविज़न में जो दिया गया, स्टिंग ऑपरेशन किया गया था एक। हालांकि भारत में खोजी पत्रकारिता 3 दशक पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन हमारे देश में यह अब भी अपने शैशव काल में ही है, जब ज़रूरत में से ज़्यादा गोपनीयता बरती जाने लगे और भ्रष्टाचार व्यापक हो तो खोजी पत्रकारिता ही उसे सामने लाने का एकमात्र विकल्प बचती है। अमेरिका का वाटरगेट कांड खोजी पत्रकारिता का एक नायाब उदाहरण है, जिसमें राष्ट्रपति निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा था। भारत में भी कई केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को खोजी पत्रकारिता के कारण अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा। ये एक विशेष स्थिति में ही इस तरह की पत्रकारिता का प्रयोग किया जाता है, जब पानी सिर से चढ़ जाता है और सच्चाई को छिपाई जा रही होती है, तब खोजी पत्रकारिता के माध्यम से उस सत्यता को उजागर किया जाता है। उसमें अनेक बड़े से बड़े लोग फंस जाते हैं और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। अब विशेषीकृत पत्रकारिता, तो विशेषीकृत पत्रकारिता का अर्थ है कि पत्रकारिता का अर्थ घटनाओं की सूचना देना मात्र नहीं है। पत्रकार से अपेक्षा होती है कि वह घटनाओं की तह तक जाकर उसका अर्थ स्पष्ट करे और आम पाठक को बताए कि उस समाचार का क्या महत्व है। इसके लिए विशेषता की आवश्यकता होती है। पत्रकारिता में विशेष के हिसाब से विशेषता के 7 प्रमुख क्षेत्र हैं। इनमें संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता तथा फैशन और फिल्म पत्रकारिता शामिल है। इन क्षेत्रों के समाचार और उनकी व्याख्या उन विषयों में विशेषता हासिल किए बिना देना कठिन होता है। कहने का मतलब यह है कि विशेषीकृत पत्रकारिता है, तो जिस क्षेत्र की है उस क्षेत्र में उस संवाददाता या संपादक को विशेषज्ञता हासिल होनी चाहिए, उसमें तज्ञता हासिल होनी चाहिए, अन्यथा वो उस क्षेत्र के विषय में संपूर्ण जानकारी देने में असमर्थ हो जाएगा। जैसे संसदीय पत्रकारिता है, तो वह संसद के क्षेत्र को जानता हो, संसद में क्या होता है, संसद की क्या परिभाषा है, संसद के सदस्यों के क्या दायित्व हैं, क्या अधिकार हैं, और यदि वो उन अधिकारों का प्रयोग वहाँ नहीं हो रहा है, केवल वो समाचार वहाँ से उठा कर ले आना नहीं है, उनकी पूरी जानकारी रखने वाला व्यक्ति ही संसदीय पत्रकारिता की सूचनाओं को व्यवस्थित रूप से दे सकता है। ऐसे न्यायालय पत्रकारिता, जो कानून के विषय में थोड़ा बहुत जानता हो, तभी वो उसके विषय में समाचार बना सकता है। आर्थिक पत्रकारिता, ऐसे खेल पत्रकारिता, खेल के नियमों के विषय में जानता हो तो वो बता सकता है कि यहाँ पर ये कमी होने के कारण ये मैच हारना पड़ा, तो वो समाचार उसको व्यवस्थित बना सकता है जब उस विषय में उसकी जानकारी पूर्ण हो। विज्ञान और विकास पत्रकारिता, ऐसे विज्ञान के विषय में उसकी जानकारी हो। एक आर्ट साइड का कोई व्यक्ति और उसे विज्ञान से संबंधित कोई पत्रकारिता करना चाहे तो उसे कठिन होगा। क्यों? क्योंकि वह उसके विषय में जानता नहीं है। तो ये जो विशेषीकृत पत्रकारिता, इसमें विशेष जो क्षेत्र है उसमें उसका विशेष ज्ञान भी होना चाहिए। अपराध पत्रकारिता तथा फैशन और फिल्म पत्रकारिता भी इसी विशेषीकृत पत्रकारिता में शामिल है। इन क्षेत्रों के समाचार और उनकी व्याख्या उन विषयों में विशेषता हासिल किए बिना देना कठिन। जब तक उसमें विशेषज्ञता नहीं होगी उन विषयों में, उस क्षेत्र में, तब तक इस तरह के समाचारों को, विशेष प्रकार के समाचारों को नहीं दिया जा सकता, या उसका संकलन नहीं किया जा सकता, या उसको समाचार का संपादन भी नहीं किया जा सकता। तो यह विशेषीकृत पत्रकारिता, उसके कितने क्षेत्र हैं? संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता तथा फैशन और फिल्म पत्रकारिता, इतने इसके क्षेत्र हैं। अब है वॉचडॉग पत्रकारिता, एक बहुत विशेष बात। यह माना जाता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना है। वॉचडॉग पत्रकारिता, वॉच मीन्स निगरानी करना।
उसने संचार के कार्यों में बताया था ना, जिसका एक काम है निगरानी करना भी है। यही है वॉचडॉग पत्रकारिता, कि उसकी दृष्टि होनी चाहिए समाचार पत्र की, कि जो भी सरकार काम कर रही है, कोई संस्था काम कर रही है, तो जो उसका काम का स्वरूप है उस तरह से कार्य हो रहा या नहीं हो रहा, उसका कहीं विकृत रूप तो नहीं हो गया, वो केवल कागज़ों पर ही तो कार्य नहीं हो गया। गरीबों के लिए अन्न वितरण की योजना बनाई गई, अब वो अन्न गरीबों तक पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा, कि जाके मार्केट में बिक गया। राशन या अनेक ग्रामीण योजनाएं आती हैं, उनमें बहुत सारा सामान आता है और देखा जाता है कि गांव के उन बच्चों को या गांव की उन महिलाओं को वह सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है, वो कहीं बीच में ही ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह के कार्यों को भी निगरानी करना, कि भाई जो सरकार का यह माना जाता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना, सरकार जो काम कर रही है वो सही कर रही है कि नहीं कर रही है, कहीं शोषण तो नहीं हो रहा है, कहीं किसी एक वर्ग पर अत्याचार तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार केवल अपने ही स्वार्थ को सिद्ध करना चाहती हो। तो इस तरह से उसके हर कार्यों को, गड़बड़ियों को पर्दाफाश करना इस वॉचडॉग पत्रकारिता का कार्य है। वॉचडॉग, इसे परंपरागत रूप से वॉचडॉग पत्रकारिता कहा जाता है। इसका दूसरा छोर सरकारी सूत्रों पर आधारित पत्रकारिता है। समाचार मीडिया केवल वही समाचार देता है जो सरकार चाहती है और अपने आलोचनात्मक पक्ष का परित्याग कर देता है। आमतौर पर इन दो बिंदुओं के बीच तालमेल के जरिए ही समाचार मीडिया और इसके तहत काम करने वाले विभिन्न समाचार संगठनों की पत्रकारिता का निर्धारण होता है। ये वॉचडॉग पत्रकारिता है। अब है एडवोकेसी पत्रकारिता। ऐसे अनेक समाचार संगठन होते हैं जो किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ते हैं और उस विचारधारा या उद्देश्य या मुद्दे के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार और जोर शोर से अभियान चलाते हैं। इस तरह की पत्रकारिता को पक्षधर या एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। समझ में आ गया ना। अनेक समाचार संगठन ऐसे होते हैं जो किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ते। कोई मुद्दा उठा लिया, कोई एक विचार ले लिया, उस विचार को लेकर उनको समाज में प्रचार प्रसार करना है, लोगों का जनमत तैयार करना है। राम मंदिर बनना था तो राम मंदिर के लोगों का जनमत तैयार किया गया। किसी कानून को पास करवाना है तो उसके लिए एक जनमत तैयार किया जाना है, वो कानून राष्ट्र हित में है, समाज हित में है, तो उसके लिए जनमत तैयार कराने की जो या किसी ऐसे विचारधारा को, किसी विचार को जो समाज और राष्ट्र के हित में है, तो उसके लिए एक बहुमत और जनमत तैयार करना है। तो उस उद्देश्य मुद्दे के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार जोर शोर से अभियान चलाने की प्रक्रिया ही पक्षधर या एडवोकेसी पत्रकारिता कहलाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि भारत में भी कुछ समाचार पत्र या टेलीविज़न चैनल किसी खास मुद्दे पर जनमत बनाने और सरकार को उसके अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए अभियान चलाते हैं। उदाहरण के लिए जेसिका लाल हत्याकांड में न्याय के लिए समाचार माध्यमों ने सक्रिय अभियान चला। तो ऐसी कोई मुद्दा उठा लिया, कोई घटना उठा ली, अब उसके लिए जनमत तैयार करना है। लोगों के पास बार बार जाएंगे, भाई आपका क्या मत है इस विषय में, आपको क्या लगना चाहिए, क्या लगता है। अब जैसे ये अनेक घटना होती हैं और फिर लोगों को समाचार वाले, चाहे लिखित प्रिंट मीडिया वाले हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हों, ये सभी लोगों के पास जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे उनके विचार लेते हैं या उस मुद्दे को के पक्ष में बात करते हैं कि आपको भी इस पक्ष में बोलना चाहिए, समाज को राष्ट्र को, सरकार को जागृत करना चाहिए कि इसके पक्ष में जल्दी से जल्दी निर्णय कराया जाना चाहिए और निर्णय भी कैसा होना चाहिए, उसके पक्ष में ही होना चाहिए। तो इस तरह की पत्रकारिता क्या कहलाती है? इस तरह की पत्रकारिता एडवोकेसी पत्रकारिता कहलाती है। पक्षधर पत्रकारिता या एडवोकेसी पत्रकारिता कहलाती है। तो इस तरह से ये पत्रकारिता के प्रकार हुए। अब एक है वैकल्पिक पत्रकारिता। वैकल्पिक पत्रकारिता मीडिया स्थापित राजनीति सामाजिक व्यवस्था का ही एक हिस्सा है।
और व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर चलने वाले मीडिया को मुख्य धारा का मीडिया कहा जाता है। जो व्यवस्था के अनुरूप साथ चलता है वो मुख्य धारा का मीडिया होता है। इस तरह की मीडिया आमतौर पर व्यवस्था के अनुकूल और आलोचना के एक निश्चित दायरे में ही काम करता है। एक मुख्य धारा का मीडिया क्या करता है? जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का एक सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का एक हिस्सा है, और व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर चलने वाला मीडिया क्या कहलाता है? मुख्य धारा का मीडिया कहा जाता है। इस तरह की मीडिया आमतौर पर व्यवस्था के अनुकूल और आलोचना के एक निश्चित दायरे में ही काम करता है। इस तरह की मीडिया का स्वामित्व आमतौर पर बड़ी पूंजी के पास होता है और वह मुनाफे के लिए काम करती है। उसका मुनाफा मुख्यतः विज्ञापन से आता है, तो उसी आधार पर वह कार्य करती है जो मुख्य धारा का मीडिया कहलाता है। इसके विपरीत जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। इसके विपरीत जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। इसके विपरीत जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाता है कि भाई इसका ये भी विकल्प होना चाहिए, इस तरह का भी कार्य किया जाना चाहिए इसके पक्ष में, तो जो इस तरह की पत्रकारिता होती है जो एक स्थापित व्यवस्था के विकल्प को भी सामने लाने का प्रयास करता है तो वह वैकल्पिक पत्रकारिता कहलाती है। आमतौर पर इस तरह के मीडिया को सरकार और बड़ी पूंजी का समर्थन हासिल नहीं होता है, क्योंकि उनकी व्यवस्था का विकल्प दिया जा रहा है। जब उनकी व्यवस्था का विकल्प दिया जा रहा है तो वह पूंजीपति या कोई सरकार उसका पक्ष करेगी ही नहीं, क्योंकि उनकी उस व्यवस्था का स्थापित व्यवस्था का विकल्प खोल दिया गया, तो उसे बड़ी कंपनियों के विज्ञापन भी नहीं मिलते हैं और वह अपने पाठकों के सहयोग पर ही निर्भर होता है। अब आगे आता है समाचार माध्यमों में मौजूदा रुझान। इसी में एक पीत पत्रकारिता भी है जो आगे दी गई है। पीत पत्रकारिता मैं आपको दिखा दूं, रुझानों में दी गई है कि पीत पत्रकारिता क्या है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि समाचार मीडिया में हमेशा से ही सनसनीखेज या पीत पत्रकारिता और पेज थ्री पत्रकारिता की धाराएं मौजूद रही हैं। इनका हमेशा अपना स्वतंत्र अस्तित्व रहा है। जैसे ब्रिटेन का टैबलॉइड मीडिया और भारत में भी ब्रिटिश जैसे कुछ समाचार पत्र रहे हैं। पेज थ्री भी मुख्य धारा की पत्रकारिता में मौजूद रहा है, लेकिन इन पत्रकारीय धाराओं के बीच एक विभाजन रेखा थी जिसे व्यापारीकरण के मौजूदा रुझान ने ख़त्म कर दिया है। तो पेज थ्री पत्रकारिता जिसमें सनसनीखेज समाचारों को दिया जाता है, तो ऐसे समाचारों को जहाँ दिया जाता है वो पीत पत्रकारिता या सनसनीखेज समाचारों को जहाँ दिया जाता है वह पीत पत्रकारिता या पेज थ्री पत्रकारिता कहलाती है। तो ये जो विविध समाचार माध्यमों में जो मौजूदा रुझान है वो क्या है? देश में मध्यम वर्ग के तेज़ी से विस्तार के साथ ही मीडिया के दायरे में आने वाले लोगों की संख्या भी तेज़ी से बढ़ रही है। साक्षरता और क्रय शक्ति बढ़ने से भारत में अन्य वस्तुओं के अलावा मीडिया के बाज़ार का भी विस्तार हो रहा है। इस बाज़ार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर तरह के मीडिया का फैलाव हो रहा है। रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, सैटेलाइट टेलीविज़न और इंटरनेट सभी विस्तार के रास्ते पर हैं, लेकिन बाज़ार के इस विस्तार के साथ ही मीडिया का व्यापारीकरण भी तेज हो गया है और मुनाफा कमाने को ही मुख्य ध्येय समझने वाले पूंजीवादी वर्ग ने भी मीडिया के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवेश किया है। आज जो पहले मीडिया जो समाचार पत्र निकाले जाते थे वे कुछ ऐसे लोग हुआ करते थे जो निष्पक्ष पत्रकारिता किया करते थे, जो वास्तव में राष्ट्रीय और समाज हित के कार्य के लिए पत्रकारिता किया करते थे। धीरे धीरे जब व्यापारीकरण बढ़ा, जहाँ इसका प्रभाव बढ़ने लगा, समाचार पत्रों का, पत्रिकाओं का विज्ञापन मिलने लगे,
तो यह एक व्यापार का साधन बन गया और पूंजीपतियों ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया और वो केवल मुनाफा कमाने के लिए जिससे उनको लाभ हो वही समाचार देना है। किसी कंपनी का अच्छा विज्ञापन मिल गया तो उसकी प्रशंसा में उन्होंने अतिशयोक्तिपूर्ण कथन भी लिख दिया। क्यों? उससे उनको लाभ मिल रहा है। और जिससे लाभ नहीं मिला तो उसका पता चले बुराइयां शुरू कर दी, उसकी खोजबीन शुरू कर दी कि इसमें ये कमी है, यहाँ पर ये कमी है। क्यों? उनको जो है उससे विज्ञापन नहीं मिला, उनको उससे आय का साधन नहीं मिल पाया। तो आज इनका उद्देश्य, पत्रकारिता का उद्देश्य समाज हित, राष्ट्र हित नहीं रह गया है बल्कि अर्थोपार्जन रह गया है। व्यापारीकरण और बाजार होड़ के कारण हाल के वर्षों में समाचार मीडिया ने अपने खास बाजार क्लास मार्केट को आम बाजार मास मार्केट में तब्दील करने की कोशिश की है। यही कारण है कि समाचार मीडिया और मनोरंजन की दुनिया के बीच का अंतर कम होता जा रहा है। बहुत बड़ी बात है कि समाचार मीडिया और मनोरंजन की दुनिया के बीच का अंतर कम होता जा रहा है। पहले समाचारों का विभाग अलग, वो मनोरंजन का विभाग अलग है। आज समाचारों के साथ साथ मनोरंजन का भी होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग उसको आकर्षक, समाचारों को भी एक आकर्षक स्वरूप दिया जाता है और उसमें विज्ञापन दे दिए जाते हैं। तो विज्ञापनों में उनका मनोरंजन भी हो जाता है और उनका धनोपार्जन हो जाता है। तो इस तरह समाचार और मनोरंजन दोनों ही नज़दीक आते चले जा रहे हैं। समाचार मीडिया और मनोरंजन की दुनिया के बीच का अंतर कम होता जा रहा है और कभी कभार तो दोनों में अंतर का पाना मुश्किल हो जाता है। समाचार के नाम पर मनोरंजन बेचने के इस रुझान के कारण आज समाचारों में वास्तविक और सरोकारीय सूचनाओं और जानकारियों का अभाव होता है। जो वास्तविक उद्देश्य था कि घटना का सही स्वरूप या समाचारों में वास्तविकता की प्राप्ति हो, उपलब्धि हो, तो ये सारी चीज़ें, सूचनाएं, वास्तविक सूचनाएं मिलें, ये उद्देश्य ख़त्म होता जा रहा है। आज निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि समाचार मीडिया का एक बड़ा हिस्सा लोगों को जानकार नागरिक बनाने में मदद कर रहा है। समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से नई नई जानकारियां मिलनी चाहिए। हर क्षेत्र में, नए नए क्षेत्रों में जानकारियां मिलनी चाहिए। तो आज मनोरंजन के कारण, मनोरंजन के रुझान के कारण आज ऐसा नहीं हो पा रहा है। जो मीडिया का उद्देश्य था कि जानकार नागरिक तैयार करना, वो हटता चला जा रहा है। तो इस तरह से आज समाचारों का या जो रुझान है, समाचार माध्यमों के प्रति लोगों का रुझान है, वो कुछ मनोरंजक होता चला जा रहा है। अर्थात उनका उद्देश्य केवल मनोरंजन होता चला जा रहा है। लोग गुमराह उपभोक्ता बन रहे हैं। अगर आज समाचार की परंपरागत परिभाषा के आधार पर देश के जाने माने समाचार चैनलों का मूल्यांकन करें तो एक आध चैनल को छोड़कर अधिकांश सूचना रंजन के चैनल बनकर रह गए हैं। अर्थात सूचना कैसे हैं? सूचना के माध्यम से आपका मनोरंजन कर रहे हैं, जिसमें सूचना कम और मनोरंजन ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि आज समाचार मीडिया का एक बड़ा हिस्सा एक ऐसा उद्योग बन गया है जिसका मकसद अधिकतम मुनाफा कमाना है। समाचार उद्योग के लिए समाचार भी पेप्सी, कोक जैसा एक उत्पाद बन गया है जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को गंभीर सूचनाओं के बजाय सतही मनोरंजन से बहलाना और अपनी ओर आकर्षित करना हो गया है। उद्देश्य क्या है? जो बोलने वाला है समाचार वाचक, वो बड़े अभिनय से बोलने का प्रयास करता है, उसकी शैली में अभिनय आ गया है। पहले दूरदर्शन पर समाचार वाचक एक सौम्य मुद्रा में बैठा करते थे, आज तो वो आधा तो डांस करते हैं समाचार वाचक, इधर से उधर भागते, इधर से उधर भाग रहे। उद्देश्य क्या? वो केवल मनोरंजन, व्यापारीकरण उनका उद्देश्य हो गया है। भले ही समाचार की जो वास्तविकता है वो भले ही छूट जाए, लेकिन लोगों को आकर्षित करने का उनका उद्देश्य हो गया, लोगों के मन को बहलाना उनका उद्देश्य हो गया है। दरअसल उपभोक्ता समाज का वह तबका है जिसके पास अतिरिक्त क्रय शक्ति है और व्यापारीकृत मीडिया अतिरिक्त क्रय शक्ति वाले सामाजिक तबके में अधिकाधिक पैठ बनाने की होड़ में उतर गया है। इस तरह की बाजार होड़ में उपभोक्ता को लुभाने वाला समाचार पेश
किए जाने लगे हैं और उन वास्तविक समाचारी घटनाओं की उपेक्षा होने लगी है जो उपभोक्ता के भीतर ही बसने वाले नागरिक की वास्तविक सूचना आवश्यकताएं थीं और जिनके बारे में जानना उसके लिए आवश्यक है। इस दौर में समाचार मीडिया बाजार को हड़पने की होड़ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की चाहत पर निर्भर होता जा रहा है और लोगों की ज़रूरत किनारे की जा रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि समाचार मीडिया में हमेशा से ही सनसनीखेज या पीठ पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता की धाराएं मौजूद रही हैं, जिसमें सनसनीखेज की समाचार मिलते थे। इनका हमेशा स्वतंत्र अस्तित्व रहा है, लेकिन आज इस बाजारीकरण के कारण मौजूदा रुझान में इसको भी ख़त्म कर दिया गया है। मैं संक्षिप्त में समझाता चल रहा हूँ। यह स्थिति हमारे लोकतंत्र के लिए एक गंभीर राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संकट पैदा कर रही है। आज हर समाचार संगठन सबसे अधिक बिकाऊ बनने की होड़ में एक ही तरह के समाचारों पर टूटता दिखाई पड़ रहा है। इससे विविधता खत्म हो रही है। ऐसा होता था कि कोई कुछ समाचार उन्होंने निकाले, कुछ उन्होंने निकाले, तो लोगों में एक विविधता रहती थी। नए नए तरीके के समाचार ये खोजा जाता था कि हम कौन सा समाचार नया देते। आज भी हो रहा है कि आज ये हो रहा है कि हम उस घटना को पहले कौन दिखा रहे, इसी होड़ में लगे हैं। पहले विविध समाचारों की विविधता रहती थी। आज टीवी चैनल पर तो आप जिस समय खोल दीजिए उसमें सुशांत राजपूत के अलावा और कोई समाचार ही नहीं मिलता। तो एक ही तरह के समाचार सुनाए जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, लोगों का मन मस्तिष्क इन समाचारों को सुनने से उपेक्षा सा भाव लेता जा रहा था और सुनने का मन नहीं करता टीवी पर समाचारों को, क्योंकि सब एक ही तरह के समाचार निकालते चले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति पैदा हो रही है, इसमें विविधता खत्म हो रही है और ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जिसमें अनेक अखबार हैं और सब एक जैसे ही हैं, अनेक समाचार चैनल हैं। सर्फ करते रहिए, बदलते रहिए और एक ही तरह के समाचारों को एक ही तरह से प्रस्तुत होते देखते रहिए। अर्थात आप चैनल बदलते रहिए और जितने बार चैनल बदलते जाएंगे एक ही तरह का समाचार आपको मिलता जाएगा। कहीं डिबेट चल रहा तो हर जगह डिबेट ही मिलता जाएगा। तो एक ही तरह के समाचार आपको मिल रहे हैं। विविधता समाप्त होने के साथ साथ समाचार माध्यमों में केंद्रीकरण का रुझान भी प्रबल हो गया है। हमारे देश में परंपरागत रूप से कुछ बड़े राष्ट्रीय अखबार थे, इसके बाद क्षेत्रीय प्रेस था और अंत में जिला तहसील स्तर के छोटे समाचार पत्र थे। नई प्रौद्योगिकी आने के बाद पहले तो क्षेत्रीय अखबारों ने जिला और तहसील स्तर के प्रेस को हड़प लिया और अब राष्ट्रीय प्रेस क्षेत्रीय पाठकों में अपनी पहल बना रहा है और क्षेत्रीय प्रेस राष्ट्रीय रूप अख्तियार कर रहा है। आज चंद समाचार पत्रों के अनेक संस्करण हैं और समाचारों का कवरेज अत्यधिक आत्मकेंद्रित, स्थानीय और विखंडित हो गया है। समाचार कवरेज में विविधता का अभाव तो है ही, साथ ही समाचारों की पिटी पिटाई अवधारणाओं के आधार पर लोगों की रुचियों और प्राथमिकताओं को परिभाषित करने का रुझान भी प्रबल हुआ है। अर्थात कहने का मतलब क्या, पहले मुझे भी याद है उरई में भी जिले स्तर पर दैनिक अलार्म है, दैनिक कर्मियों प्रकाश है, इस तरह के छोटे छोटे अखबार निकला करते थे जिससे स्थानीय लोगों को अपनी सारी जानकारी मिल जाया करती थी। लेकिन आज जैसे जैसे विकास होता जा रहा है, स्थानीय लोगों के समाचार खत्म होते चले जा रहे हैं। स्थानीय समाचार पत्रों का ह्रास हो गया है, वे अपने आप बंद ही हो गए हैं। अब राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने अपना स्थान हर जगह फैला लिया। उन्होंने अपने संवाददाता जिले स्तर पर, खंड स्तर पर, विकास खंड स्तर पर और ग्राम स्तर पर अपने भेज दिए हैं। और क्योंकि नेट का मामला है, समाज जिले में एक व्यक्ति बैठ गया है और वह सारे समाचारों को क्षेत्र स्तर पर हर जगह पहुंचा देता है। उन्हीं के संस्करण जैसे दैनिक जागरण के कहीं बनारस से, कानपुर से, लखनऊ से, झांसी से अलग अलग संस्करण छप रहे हैं और कुछ पेज उसमें ऐसे होते हैं जो एक जगह छप जाते हैं और वो पहुंच जाते हैं हर जगह एक जगह से छपकर। लेकिन शेष जो स्थानीय समाचार हैं वो बनारस के बनारस में छप जाएंगे, झांसी के झांसी में छप जाएंगे, लखनऊ के लखनऊ में छप जाएंगे, आगरा के आगरा में छप जाएंगे। और जो मेन चीज़ें हैं वो मान लीजिए कानपुर मुख्यालय है दैनिक जागरण का, तो कानपुर से वहाँ पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से आत्म केंद्रित होते चले जा रहे हैं और छोटे छोटे पत्रकारों को, छोटे छोटे समाचार पत्रों का को उसमें जैसे बरगद
कि पेड़ के नीचे उगने वाली घास का अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है, ऐसे ही इन समाचार पत्रों का भी अस्तित्व खत्म हो गया। और अंत में लेकिन समाचार मीडिया के प्रबंधक बहुत समय तक इन तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि साख और प्रभाव समाचार मीडिया को सबसे बड़ी ताकत होती है। आज समाचार मीडिया की साख में तेज़ी से ह्रास हो रहा है और इसके साथ ही लोगों की सोच को प्रभावित करने की इसकी क्षमता भी कुंठित हो रही है। समाचारों को उनके न्यायोचित और स्वाभाविक स्थान पर बहाल करके ही समाचार मीडिया की साख और प्रभाव के ह्रास की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। आज यदि एक ही तरह के समाचार दिखाए जाते रहे, एक ही समाचार को बार बार दिखाया जाता रहेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा कि समाचार पत्रों का लोग आज केवल हेडिंग पढ़ने लगे और टीवी पर भी सुनते हैं, तो जिसमें 10 मिनट में 100 समाचार, 20 मिनट में 100 समाचार, 20 मिनट में 50 समाचार, उनको सुन लेते हैं। बाकी जो कोई विशेष समाचार होता है, किसी योजना के लिए समाचार आया हुआ होता है, उस पर भले ध्यान दें, अन्यथा आज समस्त न्यूज़ चैनलों का भी धीरे धीरे पतन ही होता चला जा रहा है, क्योंकि एक ही तरह के समाचारों को हर चैनल दिखा रहे हैं और जब तक ये विविधता नहीं आएगी तब तक इन न्यूज़ चैनलों का पुनः प्रभाव नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से आपका यह पाठ भी पूरा हुआ। अगले टर्म शनिवार को मैं कुछ प्रश्नोत्तर भी आपको इसमें से समझाऊंगा, जिन्हें मैं नोट भी कर लूँगा और आपको बता भी दूंगा कहाँ किस पेज पर यह प्रश्न आपको मिलेगा। और कुछ प्रश्न मैंने नेट से निकाले हैं, छोटे छोटे लघु उत्तरीय प्रश्न जो टेस्ट में काम आने वाले हो सकते हैं और जो बोर्ड परीक्षा में भी आगे आ सकते हैं। ये कॉपी आपको संचार माध्यम की अभिव्यक्ति और माध्यम की ये इंटर तक काम आने वाली है, इसलिए आपको इनको संभाल कर ही रखना है। हरिओम नमो नारायण।